बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब राजपूत। और आज अनवार हमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। वी जस्ट होप कि वो कल या परसों में हमें ज्वाइन करें, लेकिन एक हेल्दी जो है वो हॉलीडे पर हैं, ये वेकेशन पर हैं। और ये जो उनका एक्सपीरियंस होगा ना, वो इंशाल्लाह जब वो वापस आ जाएंगे तो वो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे कि कैसा रहा है। तब तक के लिए सस्पेंस रहने देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग उस चीज़ के बारे में सोच भी रहे होंगे। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हुए एक अच्छी अपडेट है जो कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। हमने देखा कि कल से जो है लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम प्राइवेट और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो खुल गए थे। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि बच्चे स्कूल्स भी गए और कई जगहों पर तो हमने ये भी देखा कि आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती रही। मैं खुद 2 स्कूल्स की विटनेस हूँ जहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल रही थी। लेकिन मीनवाइल हमने ये देखा कि कल जो है वो एक अहम फैसला लिया गया चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। सिलसिले में एक अहम मीटिंग भी हुई जिसको चेयर किया खुद मोहसिन नकवी साहब ने। और फिर उसके बाद एक अहम फैसला ये लिया गया है कि जो नर्सरी के बच्चे हैं, जो प्रेप के बच्चे हैं, जो क्लास 1 के बच्चे हैं, अब इनकी विंटर हॉलीडेज को एक्सटेंड कर दिया गया है। जिसकी बेसिक रीजन जो है वो ये है कि सर्दी की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है कि नमूनिया के बढ़ते हुए केसेस की वजह से ये फैसला लिया गया है। और बताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं, डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि तकरीबन 10 में से 8 बच्चे जो हैं वो नमूनिया के केसेस में मुब्तला होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि एक अहम डिसीजन लिया गया है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चे जो स्कूल अब नहीं जाएंगे, नर्सरी, प्रेप और क्लास 1 के, उन्हें घरों में बिठा के रखें, घरों में कर्फ्यू लगा के रखें, इन्हें गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने दें। और वो बच्चे जो कि 2nd टू मैट्रिक तक के आते हैं, उन बच्चों को भी स्वेटर्स पहना के भेजिए, सॉक्स पहना के भेजिए। देखिए कि वो अपना पूरा यूनिफॉर्म कंप्लीट कर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत से स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनके कोट्स भी होते हैं और साथ साथ जो क्या कहते हैं उनके स्वेटर्स हैं, वो उनके ड्रेस कोड का, उनके यूनिफॉर्म का हिस्सा होते हैं। तो बच्चों को वो दोनों प्रोवाइड कीजिए। और कई स्कूल्स तो ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ तक बच्चों को थोड़ा सा ईज कर दिया है कि आप लोग अगर घर के कपड़ों में ईजी फील करते हैं, घर के कपड़े चूंकि गर्म होते हैं, बड़े वार्म होते हैं, बच्चे कंफर्टेबल भी फील कर रहे होते हैं, तो ये भी कहा गया है कि अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप इस तरह से स्कूल आए। लेकिन बहरहाल जो असेंबली है और जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वो महदूद कर दी जाएंगी, जो कि बहुत अच्छी है। हम भी स्कूल से ही पढ़कर आगे निकले हैं और जब असेंबली होती तो तकरीबन आधे घंटे की तो जरूर होती है। और उस आधे घंटे में बच्चों की जो हालत होती है ना, वो देखने से ताल्लुक रखती है। तो बहरहाल आज सुबह की ये अपडेट है जो हमने आपके साथ शेयर की है। लेकिन प्रोग्राम में क्या क्या अपडेट है वो अपडेट आपको कर देते हैं टॉप स्टोरीज की सूरत में। पीटीआई को बल्ला फिर मिल गया। मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का इस्तीफा। स्मार्टफोन्स छोटे बच्चों के लिए खतरनाक क्यों? तो आज बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये दिन, क्योंकि स्कूल्स के हवाले से तो मैंने अपडेट कर दी, लेकिन आगे चल के प्रोग्राम में हम लोग स्मार्टफोन्स के हवाले से भी बात करेंगे कि ये बच्चों की सेहत के लिए, उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए कितना जो है वो नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है उसके हवाले से बात कर लेते हैं, जिससे कारोबारी तबका जो है वो भी मेंटली इस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। वो लोग जिन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं वो भी बिल्कुल डाउन है। इंडस्ट्री का पहिया उस तरह से नहीं चल रहा जैसे कि एक तसलसल के साथ चलने वाली हुकूमत के साथ दुनिया या लोग काम कर रहे होते हैं। आम इंतखाबात के दिन यानी कि 8 फरवरी का काउंटडाउन जो है वो इस पूरे मुल्क में चल रहा है। और पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात की बेहतरी के लिए फरवरी में होने वाले जो इंतखाबात हैं वो डेफिनेटली बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। अब 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में किसकी हुकूमत बनेगी इसका पता तो 8 फरवरी की शाम को ही लग जाएगा। लेकिन इससे भी यहाँ बात यह है कि इंतखाबात के नताइज को दूसरी पार्टियां कैसे देखेंगी, क्योंकि पिछले दिनों इलेक्शन में अपोजिशन जमातों ने धांधली के इल्जामात आयद किए हैं। मतलब इनके जो पिछले अदवार गुजरे हैं वहां पर धांधली के इल्जामात लगाए गए, धरने दिए गए, हमने देखा। लेकिन क्या इस बार भी ऐसे कुछ होता हुआ हमें नजर आएगा? क्या हम मुल्क को मजीद जो है वो बहरानों से दोचार करेंगे या सिचुएशन इसके बरक्स होगी? तो साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान की जो है उसे बहाल जो है वो कर दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन कभी बल्ला छिन जाने की बात होती है, कभी बल्ला वापस आने की बात होती है, क्योंकि अभी भी हम ये देख रहे हैं कि बाइस
दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देते हुए इंतखाबी निशान बल्ले से उसे महरूम कर दिया था। लेकिन फिर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। उस पर जस्टिस कामरान हयात ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर 26 दिसंबर को हुक्म इम्तना जारी किया और फिर इलेक्शन कमीशन ने 30 दिसंबर को हुक्म इम्तना के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जिसके बाद हमने ये देखा कि 3 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल हुआ। फिर तहरीक-ए-इंसाफ ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। अब कल पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजारों, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वकला के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए तहरीक-ए-इंसाफ का बल्ला उन्हें वापस कर दिया है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुक रही। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाएगा। दूसरी तरफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर के NA 122 और मियांवाली हल्का नवासी से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी है, जिसके बाद फिलवक्त बानी पीटीआई इन आम इंतखाबात से बाहर हो चुके हैं। लग ये रहा है कि जनवरी का महीना पाकिस्तान की अदालती तारीख का अहम तरीन महीना बनने जा रहा है। एक और बहुत ही अहम मुकदमे की बात करते हैं। आमतौर पर मरहूमीन के जो केसेस हैं वो अदालतों से डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। हमने ये देखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम तरीन फैसला सामने आया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम की खुसूसी अदालत की सजाए मौत बहाल कर दी है। और सिर्फ यही नहीं, अदालत ने तो ये भी कहा कि इस कोशिश के बावजूद परवेज मुशर्रफ की कानूनी वरसा से राब्ता नहीं हो सका है। अदालत ने परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला बरकरार रखते हुए अपील जो है वो खारिज कर दी है और फिर अदालत ने परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस सुनने वाली खुसूसी अदालत को भी खत्म करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेरे समात है, जिसमें उन पर असासों से मुतालिक इल्जामात थे, जिस पर उन्होंने भी हमने देखा कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस पर भी प्रोग्राम में आगे चलकर बात होगी। तो खबरें तो बहुत सी हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस पर एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए हमारे साथ। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड। साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुजम्मिल साहब, इतनी सारी चहल पहल इस वक्त मुल्क में चल रही है, आम इंतखाबात सर पर हैं, समझ नहीं आ रहा है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर लेते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने तो बल्ले का निशान वापस दे दिया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगा। आपको ये मामला टलता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर ये लग रहा है कि हो सकता है फैसला पीटीआई के हक में ही हो जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट से हक में हो जाएगा तो हो जाए, अभी फाइनल तो सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। मुझे नहीं लगता कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन जो है वो बल्ले का निशान दे देगा। वो आज सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं कि पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट को ही क्यों चुना और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील क्यों नहीं की, सिंध में क्यों नहीं की, बलूचिस्तान में क्यों नहीं की, वाय पेशावर हाई कोर्ट। तो इसलिए इन सवालों के जवाब का फाइनल फैसला तो फिर सुप्रीम कोर्ट से ही होगा और मुझे लगता है कि आज इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर देगा। ठीक है। और अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अगर बल्ला नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वैसे भी बानी पीटीआई खुद इन अब आम इंतखाबात में तो हमें लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, कितना बड़ा डेंट पड़ सकता है अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता? बहुत बड़ा डेंट होगा। ये एक एक हल्के में 2-2, 3-3 लोग कह रहे होंगे कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं। जब तक आप टिकट नहीं देंगे तो एक इबाम पैदा रहेगा और आप कितनी सोशल मीडिया से क्लैरिफाई करते रहेंगे कि ये उम्मीदवार है, ये नहीं है। वो तो सभी टिकट के उम्मीदवार हो जाएंगे। टिकट जो है वो पार्टी को ये इख्तियार देता है कि वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और अगर उनके पास नहीं होगा तो उनको इलेक्शन में बहुत नुकसान होगा। सही। हम ये देख रहे हैं कि इस केस का जो मतन है, मतलब जो इसको हम देखते हैं लगा हुआ, वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नजर आता है। लेकिन जब लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के हवाले से बात करें तो मामला कुछ और है। इस बार लेवल प्लेइंग फील्ड किसी और को दी जा रही है, पर जिनको दी जा रही है वो मुतमईन तो नजर आते हैं कि अगली हुकूमत हमारी ही होगी। लेकिन अवाम में जाने से मुजम्मिल साहब आपको नहीं लग रहा थोड़े से कतरा रहे हैं? जलसे जुलूस उस तरीके से हो नहीं रहे, कैंपेन उस तरीके से हो नहीं रही जिस तरीके से होनी चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से? इन्होंने टिकटों का रात ऐलान कर दिया है, पर टिकटें तकसीम करने से पहले तो इंतखाबी मुहिम का कोई जवाब ही नहीं था ना। आप जिस हल्के में जाके जलसा करेंगे, क्या कहेंगे, किसको वोट नहीं? कैंडिडेट आपके साथ स्टेज पे होगा तो आप जलसा करेंगे ना। तो उन्होंने टिकटों का ऐलान कर दिया। 15 जनवरी से 6 फरवरी तक उन्होंने 60 जलसों का भी ऐलान कर दिया। तो और एक अग्रेसिव कैंपेन के साथ वो तकरीबन 3 हफ्तों के सामने आ रहे हैं, जिसमें 3 हफ्तों में 60 जलसे हैं।
15 डिवीजन्स में वो करने जा रहे हैं। पूरी कैंपेन है, अगले 3 हफ्ते में आपको बहुत जोशो खरोश नजर आएगा। और ये बात ठीक है कि अगर मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ में माहौल मैदान में नहीं आएंगे तो माहौल नहीं बन रहा था। अकेले बिलावल से माहौल नहीं बन रहा, अकेले बैरिस्टर गौहर से माहौल नहीं बन रहा। बड़ा प्लेयर नवाज शरीफ है, जब तक वो मैदान में नहीं आएगा इंतखाबी माहौल कैसे बनेगा? अच्छा, तो उसका इंतजार था सबको, उसका इंतजार था सबको। तो वो 15 जनवरी से आएगा तो माहौल बनता नजर आ जाएगा। इसमें बिल्कुल ऐसे ये एक लीडरशिप की जो एंटिटी होती है वो बड़ा मैटर करती है किसी भी पार्टी के लिए। तो यही वजह है कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब के हक में आया, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के हक में आया, अच्छी बात है, अच्छा फैसला, इसको इंडोर्स इसलिए हाथ से करना चाहिए कि सियासतदानों का जो मुस्तकबिल है वो सारी जिंदगी के लिए दाव पर नहीं लगना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ यही वो शख्सियात है कि जिनके नाम पर मुस्लिम लीग नून वोट ले सकती है, इसके अलावा पार्टी में किसी की इतनी वक़्त नहीं है? देखें, ये सवाल तो पीटीआई के हवाले से भी हो सकता है कि बानी पीटीआई के नाम पर ही क्यों वोट लिए जा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगे जा सकते, और क्यों अब भी जेल में जाकर उनसे टिकटों की मुशावरत हो रही है और कह रहे हैं कि वही फैसला करेंगे। तो लीडरशिप की अपनी अहमियत है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को रिलीफ नहीं दिया। कानून पार्लियामेंट ने बनाया, उन्होंने तो सिर्फ ये हक तस्लीम किया है कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का इख्तियार है और जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया अदलिया उस पर मुदाखलत नहीं करेगी। कानून तो पार्लियामेंट ने बनाया ना कि 5 साल की नाअहली होगी। जो अदालत ने फैसला किया था उस बारे में सबकी राय थी कि वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आइन में तो कहीं ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं है। वो तो एक जुडिशियल एक्टिविज्म था। आप जो चीज आइन में नहीं है आपने वो फैसला दे दिया, जिस पर फिर पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, तो वजाहत हो गई और अदालती फैसला पार्लियामेंट से ऊपर तो नहीं हो सकता। सही सही सही। अच्छा मुजम्मिल साहब, कल एक और अहम केस की समाअत हुई। मैं मुशर्रफ साहब के हवाले से बात कर रही हूँ, मैं हूँ मुशर्रफ साहब के हवाले से, कि जिसमें ये फैसला सामने आया कि जो उनकी सजाए मौत की सजा थी उसे बहाल किया गया। अदालतों की तरफ से इस किस्म के लिए गए फैसलों को आप किस तरह से देख रहे हैं कि जब वो शख्सियत मनो मिट्टी नीचे चली गई है, हमारा अदालती सिस्टम जो है वो अभी तक उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा जिस तरह से उसे करना चाहिए। नो मैटर व्हाट अशराफिया के फैसले हों, नो मैटर व्हाट क्या कहते हैं बड़े लोगों के फैसले हों, छोटे लोगों, वैसे तो छोटा तबका पिसता ही होता हुआ हमें नजर आया है, लेकिन बड़े लोगों के हवाले से भी फैसले लेते लेते अदालतें बहुत वक्त नहीं लगा देती। जी, यकीनन मुशर्रफ के ट्रायल में जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो खुसूसी बेंच को ख़त्म किया था, वो हाई कोर्ट उस जज का इख्तियार नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए स्पेशल बेंच को ख़त्म कर सके, और वो एक इलीगल और वॉइड फैसला था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग थी। उमर अता बंदियाल साहब ने वो अपील नहीं सुनी, साकिब निसार साहब ने नहीं सुनी, दूसरे चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने नहीं सुनी। अब काजी फायज ईसा ने आकर वो अपील समाअत के लिए मुकर्रर की और ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला गलत था, जो खुसूसी अदालत का फैसला है वो ठीक था। अगर मुशर्रफ के वर्षा उसको चैलेंज करना चाहते तो वो अदालत में आ जाते। ऐसी कोई बात नहीं है, वो नहीं आए अदालत में, तो अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल रखा है। कोई नया ट्रायल तो मुशर्रफ का नहीं किया, ट्रायल तो हो चुका था, सजा हो चुकी थी, सिर्फ अपील पर फैसला किया ना। हमारे यहाँ 10A में ट्रायल नहीं हो सकता, अपील तो सुनी जा सकती है। अच्छा, हम बहुत से केसेस ऐसे देख रहे हैं मुजम्मिल साहब जिससे ये एक तासुर आ रहा है कि शायद अब अदलिया में भी अपना खुद एहतसाबी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। आपको लगता है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के हवाले से भी अदालत कुछ इसी किस्म का फैसला देगी, केस जो है वो जल्द से जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा? लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा ये लगा कि जब उन्होंने कहा कि जी भुट्टो की फांसी का जिम्मेदार कौन है, क्या अदलिया जिम्मेदार है, क्या मार्शल जिम्मेदार है, क्या प्रोसिक्यूशन जिम्मेदार है? देखें, हुकूमत गलत केस बनाती है। आप हुकूमत के गलत केस को अदालत में इसीलिए ट्रायल के लिए लाया जाता है कि अदालत उस गलत केस को रद्दी की टोकरी में फेंक दे और मुलजिम को बरी कर दे। आप हुकूमत के गलत केस बनाने को तो जवाब नहीं बना सकते। बहरहाल जिम्मेदार अदलिया ही है, मार्शल्ला भी जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि भुट्टो को किसी मिलिट्री कोर्ट ने तो सजा नहीं दी कि हम मार्शल्ला की जिम्मेदारी ढाल दें। भुट्टो को तो अदालत ने सजा दी, आम अदालत ने 302 में, अबैटमेंट में 409 में। तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल फजूल था। जिम्मेदार अदलिया ही है और अदलिया को ये अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि उन्होंने गलत फैसला किया। ये बात भी मैं नहीं मानता कि आप कहें जी कि मार्शल्ला का दबाव था। अगर किसी जज पर दबाव है तो वो इस्तीफा दे दे, उसे किसी को फांसी देने की क्या जरूरत है? मैं ये कैसे मान लूंगा जी जज पर दबाव था तो उसने भुट्टो को फांसी दे दी? भी दबाव था तो आप इस्तीफा दे देते, आपने फांसी क्यों दी किसी मासूम को?
इसलिए अदलिया को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, वो किसी दूसरे कंधे पर शिफ्ट नहीं कर सकता, नहीं किया जा सकता। और लेकिन सवाल यहीं पर पैदा होता है कि फिर ऐसे जजेस साहिबान से सवाल कौन जाकर पूछेगा, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ जजेस साहिबान तो रिटायर्ड भी हो गए और उनके लिए भी जो फैसले हैं, किए गए फैसले हैं, वो आज कौम भुगत भी रही है। मीनवाइल जस्टिस जाहिर अली नकवी साहब के हवाले से भी बात कर लेते हैं, जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वजह क्या आपको नजर आ रही है? वो डटकर उस तरह से खड़े नहीं हुए, जिस तरह से कायस फायज ईसा साहब भी खड़े हुए थे, इस्तीफा देकर चले गए। अब क्या केस उन्हें अपना कमजोर नजर आ रहा है या फिर वो डिटर्मिन्ड नहीं नजर आ रहे? उन्होंने अपने ऊपर इल्जामात का कहीं भी जवाब नहीं दिया, लेकिन जो प्लाजे के हवाले से और जो घर के हवाले से सवालात हैं कंटोनमेंट, उसका उन्होंने वाज़े जवाब कहीं भी जमा नहीं कराया। अब यही कहते रहे कि बदनीयती है, मेरे साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इल्जामात का जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है ये एक फिट केस है नैब को भेजने के लिए, रेफरेंस के लिए, और मैं समझता हूं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो को उनके इस्तीफे की मंजूरी के बाद भी ये केस नैब को भेजना चाहिए फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इस्तीफे पर बात खत्म नहीं हो जानी चाहिए। सही। लास्टली बस ये कमेंट कर दीजिएगा, इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी खासी कयास राइयां हो रही हैं, बहुत सारे टीवी टॉक शोज में भी लोग बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है बानी पीटीआई के लिए कोई ना कोई आसान रास्ता जो है वो ढूंढा जा रहा है। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई आसान रास्ता बानी पीटीआई के लिए है। मुझे उनके लिए आगे मुश्किलात ही नजर आती हैं, और 8 फरवरी के बाद तो उनकी मुश्किलात में ज्यादा इजाफा होगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि नई पार्लियामेंट से ऐसी कानून साजी सामने आएगी 9 मई के हवाले से, ऐसी तरमीम भी सामने आएंगी जिनसे उनका ट्रायल वो दूसरे मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि मुझे 8 फरवरी के बाद तो उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होता नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हैव अ वेरी गुड डे अहेड। और जो सिचुएशन है में नजर आ रही बानी पीटीआई के लिए, बकौल मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब के 8 फरवरी वो ज्यादा कठिन हो सकती है, क्योंकि नई हुकूमत बनेगी, नए तरीके से कानून साजी होगी। लेकिन याद रहे कि जब इस किस्म की कानून साजियाँ होती हैं, फैसले तो हो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद जरा बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले कुछ और अहम केसेस के हवाले से, क्योंकि हर कोई शख्स यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो जनवरी का महीना है वो हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नो मैटर व्हाट कि पॉलिटिकल पार्टीज के सिलसिले में जो आने वाले अहम केसेस हैं उस हवाले से बात होगी। लेकिन अगर जो हम सिचुएशन देखें इस वक्त, अभी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस जो है वो ज़ेरे समाअत है। लेकिन इस पर हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो एक रेफरेंस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। क्या वजह है, क्यों मुस्ताफी हुए हैं? क्या इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो अपने केस का लड़कर दिफा कर सके, या फिर जो उन पर लगाए गए इल्जामात हैं क्या वो दुरुस्त है? क्योंकि तासुर से यही आ रहा है कि अगर वो डटकर खड़े नहीं हो पा रहे तो मतलब ये कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। सिचुएशन ऐसी है जिसे कहीं ना कहीं वो खुद भी छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इसी पर एक लॉ एक्सपर्ट है, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर सिचुएशन इस वक्त क्या है, और दूसरा ये कि जो मामलात हम देख रहे हैं वो किस करवट जो है वो जाकर बैठेंगे। मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग दाऊद, जो इस वक्त सिचुएशन हम देख रहे हैं जस्टिस साहब के हवाले से, मज़ाहिर अली नकवी साहब के हवाले से, वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर वो चाहते तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अपनी सीट पर रहते हुए अपने इस केस के हवाले से बात कर रहे थे, और आप एक रेलिवेंट पर्सन है क्योंकि आज से 1.5 माह पहले आपने इस केस के हवाले से स्टडी भी की और अपने जो एक्सपर्टीज हैं उसके हवाले से आपने ट्विटर पर भी लोगों को आगाह करने की कोशिश की। देखिए, मैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बजाते खुद सबसे पहले मैंने जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ नाकाबिल तर्दीद सबूतों की बुनियाद के ऊपर कंप्लेंट जो है वो दायर की थी। मेरी दरख्वास्त के ऊपर ही सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और उनको दूसरा शोकाज नोटिस जारी किया। आज उसकी तारीख भी मुकर्रर है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की। जो आपने फरमाया कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी इस्तीफा क्यों दे गए, देखिए, जो हमने एविडेंस साथ लगाई थी वो अनडिस्प्यूटेड थी और सारी डॉक्यूमेंटेड थी। एक शख्स, एक इंसान जो है वो गलत बयानी कर सकता है, लेकिन कागज तो झूठ नहीं बोल सकते। उन कागजात के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो करप्शन करते हुए, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। जैसे कि आप उसकी एक मिसाल ये ले लें कि जो उन्होंने सेंट जॉन्स पार्क कैंट लाहौर के अंदर जायदाद खरीदी,
वो गैर कानूनी तरीके से खरीदी, वो जायदाद 2 नाबालग बच्चों को छुपा कर गैर कानूनी तरीके से फिर खरीदी, वो सेंट जॉन्स पार्क की प्रॉपर्टी जो है वो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने गैर कानूनी रजिस्ट्री की बुनियाद के ऊपर खरीदी, गैर कानूनी अदालती फैसले की बुनियाद के ऊपर खरीदी। और ये सारी मनसूबाबंदी जस्टिस मज़ार नकवी साहब जो है वो गुज़श्ता साल 2012 से कर रहे थे, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी की जो मालका थी बिस्मा वारसी साहिबा, वो जस्टिस मज़ार नकवी साहब की अदालत में अपना केस लेकर आई थी। तो एक पूरे क्रिमिनली डिजाइंड मैनर में जस्टिस मज़ार नकवी साहब ये जायदाद खरीदी थी। और जब इसकी दस्तावेजात सामने आई और हमने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस दायर किया और उसका जब जवाब जमा कराया जस्टिस मज़ार नकवी साहब ने, तो उन्होंने ये जुर्म तस्लीम कर भी लिया। तो अपना जुर्म तस्लीम करने के बाद जब उनको नजर आ रहा था कि वो टर्मिनेट हो जाएंगे और उनकी पेंशन जब्त हो जाएगी और उनकी सारी पर्क्स एंड प्रिविलेज जो है वो उनसे वापस ले ली जाएंगी, तो उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई को फ्रस्ट्रेट करने के लिए जो है वो फरार का रास्ता जो है वो ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में जो मिलने वाली मराहत हैं रिटायरमेंट के बाद, उनको सेव करने के लिए, उनको प्रोक्योर करने के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, ये भी उनके जहन में है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास भी है और ऐसे में अगर सदर मुमलिकत उनका इस्तीफा मंजूर कर लेते हैं तो ये जो रेफरेंस है इस पर कार्रवाई आगे जारी रहेगी दाऊद? देखिए, ये पाकिस्तान में पहली दफा आईनी और कानूनी सूरत हाल बनी है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो एक इंतजामी नौयत की कार्रवाई होती है और वो इंतजामी नौयत की कार्रवाई जारी थी, शो काज नोटिस जारी हो गए, जवाबात आ गए। आज सिर्फ गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होने थे और इसके ऊपर मुमकिन तौर के ऊपर किसी न किसी हतमी फैसले की तरफ बात जानी थी। तो हम ये समझते हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अगर चाहे तो इन दस्तयाब जो शवाहद है उनकी बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर कोई ना कोई रिकमेंडेशंस जो है वो बनाकर दे सकती है। लेकिन अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं भी करती तो हम इस बारे में सोच विचार करेंगे कि जस्टिस मज़ार नकवी साहब के इस रेजिग्नेशन को और इस कार्रवाई के ड्रॉप करने के मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर 184(3) में चैलेंज करें। क्योंकि देखिए, मैं और आप अगर बड़े खुले ज़हन के साथ इसके ऊपर बात करें तो ये पाकिस्तान का कैसा कानून है कि एक करप्ट तरीन जज जो है जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाए तो वो इस्तीफा दे के घर चला जाए और उससे कोई बंदा पूछे भी ना। सारी करप्शन वो देखिए, हम जब किसी सियासतदान के एहतसाब की बात करते हैं तो हम कहते हैं इससे पैसा बरामद करें, इसको जेल में डालें। तो सुप्रीम कोर्ट को गिरफ्तार किया जा सकता है। दाऊद, लेट मी ऐड समथिंग। आपने कहा ना कि जब हम किसी सियासतदान के हवाले से बात करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है बहैसियत कौम भी कि हम इससे पैसा जो है वो बाहर निकलवाएं ताकि लोगों की फलाह के लिए वो इस्तेमाल हो। अभी आपसे पहले तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सरवर्दी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, वो कहते हैं अपनी नौयत का बड़ा क्लासिक केस है, एक ऐसा केस है कि हम इसे नैब तक भी लेके जा सकते हैं या नैब भी इस मामले को टेकअप कर सकता है और फिर वहां पर भी ये केस चल सकता है। हाउ डू यू सी दिस? से इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो है वो कानून से बालातर नहीं है। अगर हम जर्नैलों के एहतसाब का मुतालबा करते हैं, सियासतदानों के एहतसाब का मुतालबा करते हैं, उनको गिरफ्तार करवाते हैं, उनसे प्ली बार्गेन करते हैं, उनसे जो लूटी हुई दौलत जो है वो वापस लेके सरकारी खजाने में जमा करवाते हैं, तो जस्टिस मज़ार नकवी के साथ जो है वो क्यों नहीं ऐसा हो सकता? अगर उनको फ्री हैंड देकर भागने का मौका दिया जाता है तो ये पाकिस्तान के साथ इससे बड़ा जुल्म और नाइंसाफी नहीं होगी कि जब एक ठोस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अपना डिफेंस दे सका और अब वो इस्तीफा देके बाहर चले जाए। तो आप देखें, ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद बदकिस्मत मुल्क होगा कि जिसके पास सारे सबूत मौजूद है जस्टिस मज़ार नकवी के खिलाफ, लेकिन वो कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा, उनके खिलाफ कोई उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा, कोई उनसे तफ्तीश नहीं कर रहा। उससे पहले वो भाग रहे। तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया होगा। पाकिस्तान के अवाम को बहसियत कौम न्यूट्रल होकर इस बात का मुतालबा करना चाहिए कि अगर जजेस के बारे में ये कानून साजी मौजूद है, अगर कोई फैसला मौजूद है कि जजेस को जो जजेस इस्तीफा दे दें, उनके खिलाफ करप्शन की तहकीकात नहीं होती, तो उसको रिवर्स किया जाए। इंसाफ जो है वो साथ बराबरी की सतह के ऊपर किया जाए। लेकिन कुछ लोग इसको ये भी देखेंगे ना कि शायद इखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा दे दिया गया। देखिए, मैं और आप बड़े लेमैन अगर अपने आप को तसव्वुर करें तो फिर भी हमारे ज़हन में ये बात आती है कि जब भी किसी बंदे के खिलाफ थाने के अंदर दरखास्त जाती है और वो वहां पर जाकर
सुलह की बात करता है या दूसरे फरीक के साथ जाकर किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करता है। हाँ जी, होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो उसकी दाढ़ी जो है उसमें तिनका था। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का तो इससे भी ज्यादा ओपन एंड शट केस है कि उन्होंने अपनी करप्शन, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, 2 नंबर तरीके से कैंट की प्रॉपर्टी खरीदने का अमल जो है वो उन्होंने तस्लीम किया। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि कैंट की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जो मनी ट्रेल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने तैयार की वो भी सारी गैर कानूनी है। जैसे मिसाल के तौर पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कैंट की प्रॉपर्टी खरीदने से कहते हैं पहले कहते हैं कि मैंने करप्शन आप बता रहे हैं, और आपने चूंकि इसके ऊपर पूरा मैंने कहा ना कि आपने इस मामले को टेकअप किया, कि कितनी मालियत का गबन आपको नजर आ रहा है, कितने की करप्शन आपको नजर आ रही है? देखिए, जो दस्तावेजात की बुनियाद के ऊपर एक टाइट सा तखमीना लगाया जाए ना, तो कम से कम जो अवेलेबल एविडेंस है उसके मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने कोई 50-55 करोड़ रुपए की करप्शन जो है आमदन से ज्यादा असासे जो है वो बनाए हैं। ये तो वो है। लेकिन जब भी आप जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के और उनके फ्रंटमैनों के और बाकी इनके जो साथ मुंसलिक लोग हैं उनके आप बैंक अकाउंट तहकीकात करेंगे तो आपको ये बात अरबों रुपए तक निकलेगी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अरबों रुपए की नाजायज दौलत जो है वो बनाई है। इसकी तहकीकात होना थी, वो पकड़े जा रहे थे, इस्तीफा देके भाग गए। चलें, वी जस्ट होप कि इस केस की तहकीकात तो जल्द से जल्द हो, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे हैं कि जिनकी तहकीकात होते होते जो शख्सियात हैं वो दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, लेकिन फैसले बाद में होते हैं। मैं यहाँ पर दोनों अहम शख्सियात के हवाले से जिक्र कर रही हूँ। एक तो मरहूम सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब, दूसरा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। आपको लगता है कि जब अदलिया में खुद से कहीं ना कहीं हमें खुद एहतसाबी का अमल नजर आ रहा है, तो एक के हवाले से ये फैसला कर देना कि जो फैसला सजाए मौत का था वो बहाल रखी जाएगी, जबकि वो शख्स हमने देखा है कि खुद कुदरती तौर पर मनो मिट्टी चला गया है। दूसरी तरफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस आता है जिन्हें कत्ल किया गया और अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। अदालत खुद ये सवाल उठा रही है कि आया कि उनकी जिंदगी मार्शल लॉ की नजर हुई या फिर अदलिया की नजर हुई या फिर सियासी हुक्मरानों की नजर हुई। तो आप बतौर वकील जब अदालती कार्रवाइयों को देखते हैं तो इस किस्म के केसेस को किस तरीके से एनालिसिस करेंगे? देखिए, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब का केस तो बिल्कुल वाज़ह तौर के ऊपर केस था और उनको खुसूसी अदालत ने सजा सुना दी। बदकिस्मती ये बात दुरुस्त है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की जिंदगी में इस केस का फैसला होना चाहिए था, लेकिन तो तगोदो उन्होंने खुद नहीं की। और कुछ हमारी सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के बैठे हुए कुछ टाउट चीफ जस्टिस थे, कुछ टाउट जजेस थे जो जनरल मुशर्रफ जैसे लोगों की पेरोल पे थे, उनके लिए बतौर टाउट काम करते थे। उन्होंने जनरल मुशर्रफ का केस जो है वो नहीं लगने दिया, वरना केस तो ये 2+2 का था। आइन मुअत्तल किया जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने और किया। उस केस को समाज से का जब भी फैसला आना था यही आना था, लेकिन उस केस को जो है वो फिक्स नहीं होने दिया जा रहा था। उसकी सहूलतकारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से की जा रही थी। जैसे अभी हमने माजी करीब में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस जो है वो इमरान खान का टाउट बनकर किरदार अदा कर रहे हैं और उन्होंने इमरान खान के पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया उन जज साहबान ने। तो ये पाकिस्तान के मसले जरूर हैं, इनको एड्रेस होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि जनरल परवेज मुशर्रफ की जिंदगी में ये फैसला जो है वो आना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर बदतरीन मार्शाला लगे हों, जहां जमहूरियत जो है वो अभी अपनी पैदाइश के मरहले से गुजर रही हो, तो उस दौर में उस वक्त में भी अगर जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से ये फैसला आ गया है तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये आइन की बालादस्ती हुई है। मुस्तकबिल में कोई भी शख्स जो है वो ये जर्नल जो है ये आइन को मुअत्तल करने की जरूरत नहीं करेगा। ठीक है। और अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा मियां दाऊद, आपको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस के हवाले से क्या नजर आ रहा है? फैसला जल्द हो सकता है और बिल्कुल उन्हें भी इंसाफ मिलेगा? मैं इस बात का बिल्कुल हामी हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और उनके जो साथी जज साहबान जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब के बेंच से के केस की समाअत कर रहे हैं, वो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखने वाले जज साहबान हैं, क्योंकि जो आइन है जिसका वो हलफ उठाते हैं वो जमहूरियत की बात करता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख जो है वो जरूर दुरुस्त होगी। आप चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फैसला रिवर्स ना करें, उनकी सजा को बरी ना करें, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच जो है उसको ये जरूर कहना चाहिए
कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए और उनके साथ नाइंसाफी हुई, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के उनके जो है वो। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर है, अभी आप कुछ देर पहले जो बात कर रहे थे, जिसे मैंने खुद भी इंडोर्स किया कि अगर एक शख्सियत अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाती है तो क्या उसकी करप्शन को माफ कर दिया जाएगा? इसी तरीके से मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से भी बात करूंगी, जिस तरीके से उनके अदालती फैसले के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्या अब अदालतें अगर अपने फैसलों को गलत करार देती हैं या ये कहती हैं कि माजी में गलती हुई है अदलिया से, तो गया हुआ शख्स तो कभी वापस नहीं आ सकता? दूसरा ये कि उसकी जाने की वजह से जो पार्टी को नुकसान पहुंचा है, जो उनके नजरिए को नुकसान पहुंचा और इतने सालों तक नुकसान पहुंचता रहा, उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? देखिए, तारीख के अंदर जब हम अपनी करेक्शन करने की तरफ जाते हैं तो फिर हम जो छोटे छोटे फायदे होते हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं, और जो बड़े फायदे होते हैं जिनसे पाकिस्तान में जैसे मुमालिक में सियासी जमातों को, सियासी अमल को, जमहूरी अमल को दवाम बख्श सकता है, फिर हम उस हद तक जो है वो फैसले देने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी का सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सदारती रेफरेंस है उसमें केस ये नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को बरी किया जाए, और पीपल्स पार्टी को खुद भी इस बात का पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये बरी करने से होना कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी का सिर्फ इतना तकाजा है कि आप सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ नाइंसाफी हुई, ताकि आज के दिन जो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि रियासत ने उनके साथ नाइंसाफी की है लेकिन उसको किसी सरकारी सतह के ऊपर तस्लीम नहीं किया जा रहा, उसका एतराफ कर ले कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुई, दैट्स इट, इतना सा उनका केस है। वो कतन ये नहीं चाहते कि आप जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फैसला है उसको रिवर्स करें, उनको बरी करें, और ये कानूनी तौर के ऊपर मुमकिन भी नहीं है। तो जो मुमकिन हो सकता है ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये बात डिक्लेयर करे, और करनी भी चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई, उनका ट्रायल चला, उनका केस चला, तो इंसाफ के तकाजे नहीं किए गए। मेरे ख्याल में तकाजे पूरे नहीं किए गए। इस फैसले को रिव्यू किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका। लॉ एक्सपर्ट मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद और कुछ अहम केसेस के हवाले से अपनी कानूनी राय जो है वो पेश कर रहे थे। और ये बात उसूली है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप अपने ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं तो आपके खिलाफ जो है वो करप्शन के जो केसेस हैं उन्हें दोबारा से परस्यू नहीं किया जाएगा, कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसी रवायत का कायम होना या बरकरार रहना मुल्क व कौम की साख के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो गए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। तो जनाब ब्रेक के बाद हम एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। ये सेगमेंट इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी क्रिकेट में जितने मर्जी अप्स एंड डाउन्स आए, हमारे जो क्रिकेट के लवर्स हैं, जो क्रिकेट के दीवाने हैं, जो शौकीन क्रिकेट हैं, उनका इंटरेस्ट इस गेम से उठने का नाम ही नहीं लेता। और अब भी ऐसा ही है। जब से हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड के लिए टीम पहुंची है T20 मैच के लिए, जो सीरीज का आगाज होने जा रहा है, इसमें भी लोगों ने अपनी उम्मीदें जो हैं वो अपनी टीम से वापस कर ली हैं। और दुआएं यही हैं कि पाकिस्तानी टीम, जिसे बार बार कहा जाता है कि यार ये सिर्फ T20 के प्लेयर्स बनकर रह गए हैं, तो मुमकिन है कि वो T20 में अच्छा परफॉर्म कर ले। क्योंकि शाहीनों को जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत बुरी शिकस्त का सामना हुआ, यहां तक कि ऐसे अलकाबात सुनने को मिले कि जनाब ये एशिया की बुरी तरीन टीम है। मगर ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन हो भी सकता है इस बार कुछ अच्छा हो जाए क्योंकि हमने ये देखा है कि शिकस्त भी खेल का हिस्सा है। शिकस्त के बाद हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि नए जज्बे, नई लगन और नए हौसले फतह के रास्ते की जानिब गामजन हो जाना चाहिए। अब इसी मकसद के लिए कल पाकिस्तानी टीम जो है वो अपने पहले T20 मैच के लिए शाहीन शाह की कैप्टनसी में ब्लैक कैप्स पर झपटने के लिए तैयार है। और इस हवाले से कौमी टीम का जो प्लान है वो भी मंजर-ए-आम पर आ चुका है। आप देखेंगे कि T20 पर टीम पाकिस्तान एक मुख्तलिफ टीम के रूप में नजर आएगी। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में हमने देखा है कि पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। कप्तान शाहिद अफरीदी के अलावा, शाहीन शाह अफरीदी के अलावा हारिस रऊफ, जमान खान और नौजवान क्रिकेटर आमिर जमाल को बतौर ऑलराउंडर जो है वो इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। ये वही आमिर जमाल है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अच्छी इनिंग्स खेली है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि स्पिनर्स में उसामा मीर को और मोहम्मद नवाज को तरजीह दी जाएगी, जबकि विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ इनिंग्स की
शुरुआत साइम अयूब करेंगे, यानी कि ये कि जो हमारा ओपनिंग पेयर है वो भी हमें चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो चेंजिंग्स हैं वो पाकिस्तानी टीम के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती हैं उस सूरत में कि जब फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम नंबर 3 पर खेलेंगे और इसके बरक्स जारे मिजाज फखर जमान जो है वो नंबर 4 पर खेलने के लिए रजामंद जो है वो हो गए हैं। हमने ये देखा कि ऑकलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फखर जमान ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी में लीडरशिप क्वालिटी है और उन्होंने मुझ समेत सबको गलत साबित कर दिया है कि वो कप्तानी नहीं कर सकेंगे। इसी तमाम तर मामले पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली मेहदी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग अली, कैसे हैं आप? अली, वैसे तो हमारी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज थी उसका अभी जो बुखार है वो नहीं उतरा है और वो ऐसा कह लीजिए कि हमारे साथ प्रैंक ही हो गया कि पूरी टीम जो है, पूरी कौम जो है वो इस सोच में मुब्तला हो गई कि भैया व्हाइट वॉश कैसे हो गया। लेकिन वो प्लेयर्स जिनके बारे में हर एक्सपर्ट ये कहता हुआ नजर आता है, हर सहाफी सवाल करता हुआ नजर आता है कि ये जो टीम है ना ये सिर्फ T20 के प्लेयर्स तक ही महदूद रही है, तो T20 की टीम का लकब पाने के बाद ये टीम इस सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ फतह का झंडा गाड़ कर आती है, आपको नजर आ रही है? जी, अगर देखें, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर देखा जाए तो तीनों फॉर्मेट्स में तो अगर कोई चांस है और बहुत अच्छी परफॉर्म करती है तो ये T20 वाली फॉर्मेट है। क्योंकि फॉर्मेट अगर पिछले 3 साल की अगर कारकर्दगी देखें तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बाबर आजम के कैप्टनसी के नीचे 2021 के जो वर्ल्ड T20 फाइनल के सेमीफाइनल पहुंचा था, जो है 2022 के फाइनल ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा था, फाइनल में पहुंचा था और कंसिस्टेंटली अगर रहे तो ये फॉर्मेट है। तो मेरा जहां तक ख्याल है अगर पाकिस्तानी जो शायकीन है और पूरे मुल्क को अगर खुश होना चाहिए और उम्मीदें बुलंद रखनी चाहिए तो इस फॉर्मेट में, क्योंकि इस फॉर्मेट में जो है हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस रह चुकी है ओवरऑल। और दूसरी चीज है कि कह सकते हैं कि एक नया फ्रेश लीडरशिप आज के नए प्लेयर्स आज से अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये जो आपने कहा ना कि जो फ्रेश एक कैप्टनसी आई है, नए प्लेयर्स आए हैं, ये कितना एडवांटेज होगा पाकिस्तानी टीम के लिए? हमने देखा कि जो ओपनिंग प्लेयर है वो रिजवान और साइम स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आमिर जमाल की भी एंट्री हुई है। आप इन प्लेयर्स की हवाले से क्या कमेंट करेंगे कि ये किस किस्म का आपको एक जो है ना वो यूं कह लीजिए कि प्लान नजर आ रहा है कि जो टीम का कॉम्बिनेशन है इन शॉर्ट? नहीं, ये बहुत अच्छी टीम कॉम्बिनेशन। अगर आमिर जमाल की अगर बात करें तो आमिर जमाल ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में। उनका ताल्लुक इधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी से है और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई हमें कोई अच्छे मतलब प्लेयर मिला है पिछले 2-3 साल में तो आमिर जमाल है, तो उसको हमें जाया नहीं करना चाहिए। साइम अयूब ने आखिरी टेस्ट में दिखाया था कि वो T20 स्पेशलिस्ट, उन्होंने वेस्ट इंडीज में जाके आके जीता भी था उनके करीबियन प्रीमियर लीग में। तो और साथ में रिजवान जो है उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया। तो मेरा जहां तक ख्याल है ये टीम कॉम्बिनेशन अच्छी है। थोड़ी सी कॉम्बिनेशन पे थोड़ा सा हमें पाकिस्तान को थोड़ा ध्यान करना चाहिए, वरना मेरा जहां तक ख्याल है कि न्यूजीलैंड को हम अच्छा ब्लैक कैप्स को अच्छा फाइट देंगे। ठीक है, बाबर आजम के बारे में आपकी क्या राय है? अब वो नंबर 3 पर खेलेंगे और दूसरा ये कि बाबर के बारे में ये भी बातें हो रही हैं कि अगर वो इस सीरीज में परफॉर्म नहीं कर पाते तो मुमकिन तौर पर उन्हें भी रेस्ट करवाया जा सकता है। तो एक प्लेयर को उस तरीके से रेस्ट करवाया जाना, हमने देखा है कि इंडिया के पास भी ये स्ट्रेटेजी काबिले अमल रही है, लेकिन हमारी तरफ काबिले कबूल होगी? देखिए, भारत की क्या मतलब सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो सारे फॉर्मेट्स में वो प्लेयर्स नए प्लेयर्स को ट्राई करें, यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं और उनकी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है तीनों फॉर्मेट्स में। पाकिस्तान को भी अपनाना चाहिए कि बाबर आजम को थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया उन्होंने नहीं अच्छा परफॉर्म किया, कैप्टनसी से लिया गया, तो मेरे ख्याल से उनको रेस्ट करवाना चाहिए था। लेकिन टीम मैनेजमेंट बेहतर कहती है और मेरा जहाँ तक ख्याल है इस फॉर्मेट में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। पहले भी वो बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड रह चुके हैं इस फॉर्मेट में, तो आगे जाके जो उनको रेस्ट करना चाहिए। लेकिन इस सीरीज के लिए अगर देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि 5 महीने बाद हमारा अगला असाइनमेंट है वर्ल्ड T20 खेला जाएगा अमेरिका और साथ में वेस्ट इंडीज। अच्छा, 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना, 2 स्पिनर्स के साथ जाना, बॉलिंग स्ट्रेटेजी आपको कैसी नजर आ रही है जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे यंग प्लेयर फखर जमान भी इसका हिस्सा हैं और फिर उसके अलावा आमिर जमाल तो ऑलराउंडर की हैसियत से खेलेंगे ही और स्पिनर्स में मोहम्मद नवाज भी साथ हैं?
देखिए, अगर फास्ट बॉलर्स देखा जाए तो फास्ट बॉलर्स की इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे फास्ट बॉलर डिपार्टमेंट ठीक है। मतलब साथ में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ T20 स्पेशलिस्ट, मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी खेली थी। तो मेरे ख्याल से फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है और वीकनेस नजर आ रही है वो स्पिनिंग डिपार्टमेंट। मोहम्मद नवाज हमने देखा था तो वर्ल्ड कप में और साथ में ओवरऑल के पिछले एक साल काफी कह सकते हैं कि वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके। और साथ साथ में ये है कि और शादाब खान इस्तीफा नहीं है, उसामा थोड़ा मिक्स बैग है। तो स्पिनिंग डिपार्टमेंट हमारी थोड़ी कमजोर है, लेकिन फास्ट बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है उसमें कुछ हद तक पाकिस्तान अच्छे परफॉर्म करेगी। फखर जमान का नंबर 4 पर खेलना आपको लगता है कि टीम के लिए बेहतर होगा? क्योंकि हमने देखा कि फखर ने जिस तरीके से वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिखाई, हमने देखा कि एक मोमेंट के लिए तो वो लाइमलाइट से बाहर चले गए थे, लेकिन फिर जिस तरीके की इनिंग्स उन्होंने आगे चलकर डेवलप की उसमें उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए। ठीक है, फखर जमान आपका एक मैच विनर, और मैच विनर कोई भी नंबर पे खेल सकते हैं, चाहे ओपनिंग पे हो 3 और 4 और 5 6। उसने ये भी कहा था कि मैं नंबर 5 6 पे खेलने के लिए तैयार हूं। तो मुझे कोई शक नहीं है कि फखर जमान अच्छे परफॉर्म करें। जी बिल्कुल, उसके बेस्ट नंबर तो नंबर 1 और 2 है, लेकिन अगर नंबर 4 पे खेलेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। वैसे भी वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 में वो नंबर 3 पहले खेल चुके हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो नंबर 4 पे अच्छे परफॉर्म करेंगे। अच्छा, कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो हमने देखा है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जितनी भी सीरीज हुई हैं उसमें पाकिस्तान का पलड़ा न्यूजीलैंड से भारी ही रहा है। लेकिन जब अभी रिसेंटली ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो वहां पर हमें देखने को मिला कि अब मॉडर्न डे जो क्रिकेट है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी है, और उसमें अब टीमें 200-250 पर नहीं रुकती हैं। ओवर्स फिर जितने कम मिल जाएं, ज्यादा मिल जाएं, वो कम को भी ज्यादा बनाने की कोशिश कर रही होती है। और हमने देखा है कि 50 ओवर्स भी कंप्लीट नहीं होते थे तो कुछ टीमों ने तो 400-400, 450 भी रन किया है। यहां तो फिर 20 ओवर्स का मैच है। ये तो 20 ओवर्स का मैच है। देखें, अगर T20 है तो आराम से 200 भी रन भी बना सकते हैं अगर अच्छी परफॉर्मेंस करे, अगर ज्यादा चौके और छक्के की बरसात हो। देखिए, पाकिस्तान की बात यही है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स वो थोड़े छोटे हैं, और इसलिए क्योंकि ग्राउंड्स थोड़े छोटे तो इसमें भी बाउंड्री जल्दी लग जाती है। हाँ, बाउंड्रीज छोटे हैं आपके। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पाकिस्तान के पास वो फायर पावर है कि वो साथ में बहुत बड़े बाउंड्रीज, बहुत बड़े छक्के मार सकते हैं और बड़े स्कोर 200 से भी ज्यादा अपने इनिंग्स में T20 ओवर इनिंग्स में बना सकेंगे। शाहीन की कैप्टेंसी को आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे आने वाले दिनों में? अभी आपको सिचुएशन क्या लग रही है? आपको लगता है कि बाबर के जाने का खला जो है वो पूरा हो चुका है, किसी के दिल में कोई शुकूक शबात नहीं रहे होंगे? खुद ना कि टीम जेलिन होना, जाहिर सी बात है शाहीन की कैप्टेंसी में तो पहली बार ही टीम खेलने के लिए जा रही है ना? ये बिल्कुल शाहीन की कैप्टेंसी में पहली बार खेली जा रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो टैलेंट है। 2 बार तो वो PSL जो है वो जितवा सकते हैं, PSL 7 और PSL 8 जितवा सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल कैप्टेंसी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ। तो प्रेशर, इस पे दबाव डिफरेंट होगी, स्ट्रैटेजी में मुख्तलिफ होगी। अब आगे देखेंगे, लेकिन एक चीज है कि बाबर और पूरी टीम उनको फुली सपोर्ट करेंगे। आगे क्या होगा हम देखेंगे, सीरीज के बाद ही हम बता सकेंगे कि उसकी कैप्टेंसी कैसे की। अच्छा, टफ टाइम देने के लिए इंडिया को, आपको न्यूजीलैंड को, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम को कम से कम अगर पहली इनिंग्स पाकिस्तान की तरफ से होती है टॉस जीतकर अपने पहले मैच में, तो कम से कम हमें स्कोर ये रखना है, और ज्यादा से ज्यादा तो फिर आपको पता है कुछ भी हो सकता है? ठीक है, अगर हम पहले ओवर बैटिंग करेंगे तो मेरे ख्याल से 180 तक तो टारगेट करना चाहिए। 2020-21 में जब हम गए थे 2021 में, तो हमने 180, 170, 180 बनाए थे। तो कोशिश कर लीजिए 180 वाली मार्क पे चलना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर हम बॉलिंग करेंगे तो कम से कम उनको 160 से ऊपर नहीं करना चाहिए। हमारे पास बॉलर्स हैं, हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, फील्डिंग भी अच्छी है, लेकिन वही वाली बात है कि ये छोटे ग्राउंड्स हैं, बाउंड्रीज छोटी हैं, जिसकी वजह से ये है कि छक्के और चौके काफी लगेंगे। तो आगे देखेंगे, लेकिन जो ऑकलैंड का जो ग्राउंड है, ईडन पार्क जो कल खेले, वो तो बहुत ही छोटा ग्राउंड है, तो इस पे बड़े स्कोर्स देखने को मिलेंगे। तो फिर ऐसे में पाकिस्तानी टीम का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला आपको लगता है कि दुरुस्त होना चाहिए? पाकिस्तानी टीम को टॉस जीतकर फील्डिंग की तरफ जाना होगा? मेरे ख्याल से बैटिंग करना चाहिए, इसलिए बैटिंग करना चाहिए क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हमारी बैटिंग है और बॉलिंग भी अब काफी मजबूत है, तो हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। चेस करते वक्त में जो प्रॉब्लम मसला ये होता है कि थोड़ा बहुत हम कहीं चेस करते हुए हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो बेहतर ये कि पहले बैटिंग करें, अच्छा टोटल करें, और हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं इन पर्टिकुलर उनको रोकना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अली मेहदी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वी जस्ट होप कि कल पाकिस्तानी जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें नजर आए, और क्योंकि ऑकलैंड का ग्राउंड जो है वो छोटा है, इसलिए बाउंड्रीज जो हैं वो जरा जल्दी लग जाएंगे, तो चौके आपको मिल जाएंगे, और अगर बाउंड्री के बाहर जाते तो डेफिनेटली छक्का तो आपका एब्सोल्यूट है ही। विश यू गुड लक।
कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी। वी जस्ट होप कि आपकी कैप्टनसी में पाकिस्तानी टीम जो है वो न्यूजीलैंड की सीरीज का दौरा जो है वो अपना कामयाब बनाने में हमें अहम किरदार अदा करती हुई नजर है। और वो लोग जो बाबर आजम के बहुत बड़े फैन हैं उनको तो फिर मैं यही कहूंगी कि आप लोग बाबर की कामयाबी के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मुमकिन तौर पर अगर खुदा ना खास्ता वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते तो उन्हें रेस्ट भी दिया जा सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम में जब किसी भी प्लेयर को रेस्ट दिया जाता है तो उसके वापसी के इम्कान कुछ कम हो जाते हैं। तो शायकीन क्रिकेट दुआ करेंगी और मेहनत बाबर आजम आप खुद करेंगी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड इन पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। और कैसे हैं? हाँ, क्योंकि ये कैसे हैं आप वाला सिस्टम ये होता है कि आपकी दिमागी हालत कैसे है, क्योंकि हम डिजिटल दौर में रह रहे हैं, स्मार्टफोन्स की दुनिया में रह रहे हैं। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो 2 साल के बच्चे भी है ना, अब ये एक 70 साल बुजुर्ग से अपना मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं या बल्कि हमारे पेरेंट्स भी कह लीजिए जो बड़े ओल्ड स्कूल हो गए हैं, उन्हें मोबाइल के इतने फंक्शन का आइडिया नहीं होता जितना कि छोटे छोटे बच्चों को पता होता है कि अच्छा अब आप इस तरीके से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, मोबाइल के रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं, क्या डिलीट करना है, क्या रिसाइकल करना है, यूट्यूब पर आप जाके क्या चीजें निकाल सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक्स तो होती हैं, लेकिन अब वो क्या करते हैं, जो यूट्यूब वाली बार में एक छोटा सा माइक होता है उसको दबाते हैं, प्रेस करके रखते हैं और अपनी पसंद की कोई सी भी चीज अनाउंस करते हैं और वो चीज आपके सामने आ जाती है। लेकिन ये चीजें बच्चों की मेंटल हेल्थ को कितना डैमेज कर रही हैं, ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है। क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं हमें परेशान भी नजर आते हैं। देखिए ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या किया जाए, बच्चों को अगर आप बाहर नहीं खेले देंगे तो उन्होंने घर में कोई ना कोई चीज तो है जिसका सहारा लेना है और अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज रखना है। वहां पर वो क्या करते हैं कि मोबाइल फोन पर बैठे रहते हैं, फिर लड़ाइयां भी होती हैं बहन भाइयों की और कोशिश भी होती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं इस फोन को इस्तेमाल कर लूं। तो पेरेंट्स एहतियात कैसे कर सकते हैं कि बच्चों को इतना टाइम जो है वो फोन पर दे दिया जाए या इतना ना दिया जाए, किस किस्म की मोबाइल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि ये उनके दिमाग को बहुत ज्यादा मुतासिर कर रही होती हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर मेरी परवेज। उन्हें वेलकम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मेरी, कैसे हैं आप? अस्सलाम। वैसे तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन सवाल ये है कि बच्चों को फोन से दूर रखना तो इम्पॉसिबल हो चुका है। एहतियात या आगे ही अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए? अच्छा, मजे की बात है, आप इंट्रो दे रहे थे तो आपने कहा कि वो सर्दियां हैं, बच्चे बाहर कैसे जाएं। हाँ। हमारे पास हर सीजन में एक एक्सक्यूज होता है, गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी हो जाएगी, धूप लग जाएगी तुम्हें, बिल्कुल बाहर एक्सक्यूज, ये मौसम की, सिक्योरिटी की, ये सारी बातों की। अच्छा, मैं कुछ स्टडीज जो थी वो पढ़ी थी व्हाइल आई वाज ट्राइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक विद समबडी एल्स एज वेल। जहां तक टेक्नोलॉजी की फवायद है और लोग हमेशा आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं कि जी वीडियो गेम्स, टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी बड़ी आसान कर दी है। आपका बच्चा पैदा ही इस जनरेशन में हो रहा है जहां पर उसने टेक्नोलॉजी के साथ ही ग्रो अप करना है। तो हमारे पास कोई रीजन नहीं है या कोई कहना चाहिए ना कि कोई लूप होल नहीं है कि कहां से हम बच सकें या अपने बच्चे को बचा सकें। आपकी एजुकेशनल गेम्स अब उसके ऊपर बन रही हैं, उसको इनकरेज किया जा रहा है। एजुकेशनल असेसमेंट के अंदर भी जब कोविड आया हम लोगों ने एंटायरली शिफ्ट किया उसके ऊपर, और हम चाहते हैं कि बच्चे उन चीजों को अडेप्ट भी करें, क्योंकि करियर के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी दे विल लैग बिहाइंड, वो पीछे आ जाएंगे बहुत से लोगों से अगर वो उस चीज को अडेप्ट नहीं करते। अच्छा, अब लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हम एज ह्यूमंस हम डिजाइन ही नहीं हुए थे एक जगह बैठकर एक स्क्रीन के साथ अटैच हो जाने के लिए, हम डिजाइन हुए थे मूव करने के लिए। और इसीलिए जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं बल्कि आपकी मेंटल कैपेसिटी भी जो है वो इसकी वजह से कम हो रही है। विजन इम्पेयरमेंट, जिसका मतलब ये है कि आपकी देखने की और समझने की सलाहियत, जो ब्रेन डेवलपमेंट है, दोनों ही अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, अब बच्चा जो है वो क्योंकि आपके डिसीजंस के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं एज अ पेरेंट अगर मैंने एक बच्चे को गैजेट ला कर दिया है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने उसको किस तरीके से मैनेज और कंट्रोल करना है। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि जी ये एक पीस है एक पॉकेट के अंदर, मुझे कुछ काम करना है, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, बच्चे को फोन पकड़ाओ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो दैट मीन्स कि मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए भी अपने बच्चे को एक एडिक्शन के अंदर लगा रही हूँ। अच्छा, एडिक्शन लफ्ज मैंने यूज कर लिया तो मैं इसके साथ इसको रिलेट कर दूं। एडिक्टेड हैं बच्चे विद द गैजेट्स, विद वीडियो गेम्स एंड विद योर सोशल मीडिया। क्यों?
आपके ब्रेन के अंदर एक हार्मोन या एक न्यूरोकेमिकल होता है जिसको हम डोपामीन कहते हैं, और डोपामीन जो है इसको आप हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। हैप्पी हार्मोन क्या है कि ये आपको जब भी आप कोई प्लेजरेबल चीज करते हैं, जब भी आप कोई मजेदार, चाहे वो खाना है, चाहे वो किसी से एक अच्छी कॉन्वर्सेशन है, चाहे वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आपके डोपामीन को इंक्रीज करता है आपके ब्रेन के अंदर। अब आपका ये जितना भी गैजेट्स, वीडियो गेम्स, ये सारी चीजें जो है ये आपका डोपामीन इंक्रीज कर रही हैं। तो जैसे ही आपने देखा होगा आपका अपना फोन भी बैटरी डेड हो जाए, क्या होगा हमारे साथ? ऐसा लगता है जैसे आपकी बैटरी डेड हो गई है। और आप बाज़ औक़ात तो लगा देते चार्जिंग पे, वो 10% हुई नहीं, आप उसी सोफे पे बैठेंगे, उसी टार के साथ बैठे हुए होंगे और मोबाइल यूज करेंगे, उस बेचारे को चार्ज भी नहीं होने देते। हाँ जी, और ये वो एग्जैक्ट विड्रॉल सिम्टम्स है जो किसी ड्रग एडिक्ट होंगे। अगर आप किसी ले लें, अगर आप किसी से शराब ले लें, कोई ड्रग ले लें जिसकी उसको बहुत ज्यादा आदत है, तो हम उसी तरीके से रिएक्ट करें अपने फोन के साथ, क्योंकि हमें वो जो एक बेचैनी, एक रेस्टलेसनेस जिसको, या अगर थोड़ा सा एक्सट्रीम कह लूं तो एंजाइटी की जो एक स्टेट होती है, वो उसके अंदर आ जाना, आपको ये लगना कि शायद जिंदगी इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसके बगैर तो जिंदगी चल नहीं सकती। जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई भी चीज आपको डिसफंक्शनल कर दे, कि मुझे लगे कि आज मेरे पास मेरा अगर फोन नहीं है तो मैं क्या करूं अपने दिन के साथ, मैं कैसे बाहर जाऊं, मैं काम कैसे करूं, मैं ये कैसे करूं। ठीक है, हमारी डिपेंडेंस है बहुत ज्यादा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको जो एक जो हम मेंटल इनटेक भी करें ना, एक तो खाने, वो कहते हैं ना यू आर व्हाट यू ईट, तो वो सिर्फ अब खुराक की फॉर्म में नहीं है, लेकिन आपकी जो मेंटल खुराक है दैट इज आल्सो समथिंग। अच्छा, ये जो मेंटल नीड है ना जिसको हमने फुलफिल करना है बच्चों के लिए, देखिए मैं आप भी एग्री कर रही हैं, मैं भी एग्री कर रही हूँ कि अब हम इस दौर में रह रहे हैं कि जहां पर आप बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रख सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी पर आप बच्चों को किस तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं ये पेरेंट्स पर होना चाहिए। किस किस्म की यूं कह लीजिए कि सीरीज आप सजेस्ट करेंगी, या फिर यूं कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी बेस्ड आप प्रोग्राम ऐसे सजेस्ट करेंगी कि बच्चों को आप ये दिखा दें जिससे उनके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज भी हों, वो हैप्पी भी रहें, वो कुछ ऐसी चीजें ना देखें जो कि बिल्कुल उनके दिमाग को बहुत ज्यादा जो है वो अफेक्ट करें। अच्छा, पहली बात तो यह जो पहली स्ट्रैटेजी है वो एज पेरेंट्स वो ये है कि अपनी कन्वीनियंस का थोड़ा सा कम ख्याल रखते हुए बच्चों को शुरू से ही इन पैटर्न्स के ऊपर ही ना डालें कि अगर उसने रोना शुरू किया उसको फोन पकड़ा दो, अगर आप बिजी हो गए, आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको कोई आईपैड पकड़ा दिया। आप उनको बचपन से ही फिजिकल एक्टिविटी, बुक रीडिंग के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज करें, सोशल एक्टिविटीज के अंदर। हम लोग एज किड्स, मुझे याद है कि हम लोग उनको बाहर धकेला भी जाता था कभी कभार, कि मतलब जाकर बच्चों के साथ खेलो, कजिन्स आए हैं, ये गेम है, वो बिल्कुल पहले कॉन्सेप्ट होता था। जैसे सर्दियां हमने अपने दोस्तों कजिन्स के साथ बड़ी लूडो खेली हुई है, वो सोना चांदी टाइप वाली गेम्स होती थी वो खेली हुई है, कैरम बोर्ड बहुत खेला हुआ है। लेकिन अब बच्चे ना इन गेम से बहुत दूर हो गए और एक अलग सी ने क्लास बना ली हुई है कि आप अगर ये काम करेंगे तो शायद आप अपनी फैमिली में भी बड़े डोमिनेंट से नजर आएंगे। तो ये एक क्लास सिस्टम को ना यहाँ का मसला है, ठीक है ना, हाँ स्टेटस का मसला है, ये किसी और मसले की बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये है कि देखिए इन सारी चीजों से दूर रखने की वजह से आपने बच्चे की क्रिएटिविटी को बिल्कुल जीरो कर दिया। आज हम लोगों के पास चैट जीपीटी है, मेरे पास अगर ये कंटेंट मैं सोच नहीं सकती, मेरे पास कोई मेमोरी नहीं है, मैंने एआई पे जाके लिखना है व्हाट इज दिस और मेरे पास एक पूरा चट्टा आ गया और मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दैट मीन्स कि ठीक है जी, आपको कन्वीनियंस दे दी है टेक्नोलॉजी ने, लेकिन मैं अगर अपने आप को इम्पेयर कर दूं, अपने आप को ही डिसेबल कर दूं, मैंने अपने आप को अपाहिज कर दिया, हैंडीकैप कर दिया है, तो दैट मीन्स कि मैं अपने आप को सेट कर रही हूं फॉर द फ्यूचर, फॉर अ फेलियर, कि मैं अब एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के अंदर आप एक और बात नोटिस करें कि आई सी अ लॉट ऑफ दीज किड्स जो कि अपने अर्ली 20s के अंदर भी अभी, जो कि हमसे शायद बहुत छोटे नहीं है, कॉन्वर्सेशन स्किल्स नहीं आती हैं, बिल्कुल नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर सकते हैं, सोशल एंजाइटी बहुत ज्यादा है। दोस्त किड्स जो कि जिनके माशाल्लाह मैट्रिक में बड़े अच्छे नंबर आते हैं, एफएससी कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी करेज नहीं है कि वो एक अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट कर सके, वो जाकर किसी से बातचीत कर सके। अमूमन आपने देखा होगा जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा आपको डिबेटिंग कॉम्पिटिशन में नजर आएंगे, वो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में नजर आएंगे। ये जो वो वाले बच्चे जो रिपोर्ट कार्ड में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आने वाले, वो किसी आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नजर नहीं आएंगे। सर, आप क्योंकि मीम्स के साथ तो आप कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, हाँ। आपके कई तो दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ आपने कई महीनों से बात नहीं की है, लेकिन हम मीम्स शेयर कर रहे हैं, हम रील्स शेयर कर रहे हैं टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन, और उसके ऊपर हम रिएक्शन भी जो वो है वो एक इमोजी के साथ देते हैं और लफ्जों के साथ नहीं देते। इतना ज्यादा उसने आपको डिसेबल कर दिया है कि आपको ये लग रहा है कि जी ये कितना कन्वीनियंट है, मेरा टाइम बच रहा है, मैंने रिएक्शन भी दे दिया, मेरी एक इंटरेक्शन भी हो रही है, एटलीस्ट मैंने इग्नोर या अवॉइड तो नहीं किया ना, वी आर कनेक्टेड। बट इन रियलिटी
रियलिटी वी आर नॉट। अच्छा, पर डे अगर हम बात करें तो आपकी एक्सपर्टीज मेरी क्या बता रही हैं कि अगर हम आ जाएं कि जो नर्सरी प्रेप और केजीज वाले बच्चे हैं या सेकंड थर्ड स्टैंडर वाले, इनके लिए स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, फिर थोड़ा अडल्ट्स की तरफ आ जाए कि इनका स्क्रीन टाइम जो है पर डे के अकॉर्डिंगली अगर आप सजेस्ट करें तो। अच्छा, आप फॉर एनीबडी, फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर अडल्ट्स, नॉट मोर देन 1 आवर। Really? ये मैं सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, वीडियो गेम्स, ऑल इन ऑल सब की बात कर रही हूँ। आपका जो स्क्रीन टाइम है वही बात है। देखिए, एवोल्यूशनरी तरीके से भी अगर देखें, मेरी आंखें तो ट्रेंड ही नहीं थी कि मैंने 16 घंटे एक स्क्रीन को देखना है, लेकिन मैंने अपने आप को वो आदत डाल ली है सोने से पहले कि मैंने पूरी रात जाग के स्क्रीन देखनी है, सोने से 3-4 घंटे पहले आई गेट इन द बेड। अच्छा, इसमें एक वो क्लैरिटी दे कि जो स्क्रीन टाइम मैं डिस्कस कर रही हूँ और जिसके बारे में आप बता रही हैं, सिर्फ मोबाइल की हद तक है वो रजाई में लेके देखना ये वो, या इसमें एलईडी, स्मार्ट टीवीज, ये वो सब कुछ भी इंक्लूड कर रही हैं आप? मैं सब कुछ इंक्लूड कर रही हूँ। ये तो बस खत्म हो जाएगा, फिर नेटफ्लिक्स कैसे चलेगा? एग्जैक्टली। लेकिन वही बात है कि दोबारा से कि अगर मेरी क्रिएटिविटी, अगर मेरा नॉलेज का जो भी जरिया या सोर्स है, मैंने इसको अगर टेक्नोलॉजी बना दिया, जरूर आप नेटफ्लिक्स देखें, आप बहुत इंफॉर्मेशन भी है दुनिया के अंदर, आपको यूट्यूब, आपका इंटरनेट, आपका सोशल मीडिया इवन आज आपको बहुत ज्यादा एजुकेट कर रहा है। लेकिन मेरी अगर एजुकेशन का जरिया, मैंने नोइंग कि इसके इतने ज्यादा नुकसान हैं, तो मैं अनअपोलोजेटिकली कहूं कि मैं तो कुछ कर नहीं सकती इस बारे में, तो ये फिर मुझे लगता है कि ये हमारी नाइविटी है या बेवकूफ़ी है कि हम कहें कि ये नुकसान है इसका, मेरी नज़र, मेरी ब्रेन डेवलपमेंट, हर चीज़ इफेक्ट हो रही है, मैं एडिक्टेड हो रहा हूँ किसी चीज़ के साथ, और उसके बावजूद मैं उसी डगर पर जो है वो चल रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें बड़ी इफेक्ट करती है। और हमने ये भी देखा है कि अब बच्चों को ना बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने के बाद उनकी आई साइट भी बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो गई है। मेंटल जो आपकी स्ट्रेंथ है वो कितना इसको जो है ना वो नुकसान पहुँचा सकता है। दूसरा ये कि मैंने कहा ना कि बहुत छोटी जो उम्र है तब से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को फोन देना शुरू कर दिया है। आप कितनी उम्र तक बैन लगा देती हैं, मतलब आपकी एक्सपर्टीज के, यार जब तक बच्चा इस एज का है ना तब तक तो कतई आपने फोन नहीं देना। 7 साल तक मिनिमम, बिकॉज आपके बच्चे की जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो 7 साल की उम्र तक हो रही है। उसको ये पता चल रहा है कि उसने हर चीज के साथ एक रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है। उसका रिलेशनशिप पैसों के साथ, आपके साथ, खाने के साथ, ये सब कुछ फॉर्म हो जाता है 7 साल की उम्र से पहले। तो अगर मैंने उसको बता दिया कि जी जिंदगी से एस्केप करने का तरीका है एक गैजेट या एक गैजेट, सो दैट इज मी टीचिंग द किड कि आप अपनी रियलिटी से डिटैच करके कुछ और देख सकते हैं और कहीं और पहुंच सकते हैं। अगर मैं अपने करंट सिचुएशन से कंफर्टेबल नहीं हूँ, हमारे पास गैजेट्स नहीं थे तो हम क्या करते थे, हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, हम मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम लोगों से बात करें। हमारे पास वो एक नीड, एक हंगर थी किसी से इंटरैक्ट करने की, वो एक ह्यूमन नीड थी। आज वो ह्यूमन नीड तब्दील होकर ये हो गई है कि बच्चे ने रोना है, टैंट्रम शो करने हैं, मूड स्विंग्स होने हैं उसके, क्योंकि उसको कोई गैजेट चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेरी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और किसी और दिन भी आपसे मुलाकात करते हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मेरे अभी भी दिमाग में है, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चों की काउंसलिंग ऐसे की जाए कि जिसका इम्पैक्ट उनके पेरेंट्स पर जाए और पेरेंट्स की काउंसलिंग ऐसी हो कि जिसका इम्पैक्ट उनके बच्चों पर जाए। क्योंकि एक टॉपिक मैं आज ही आप लोगों के सामने टीज कर देती हूँ और इंशाल्लाह मेरी टीम आप लोगों के साथ हम लोग इस पर बात भी करेंगे। स्टडीज, एजुकेशन जो है ना वो बड़ी महंगी हो गई है, पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं रही है कि वो अपने बच्चों की महंगी से महंगी स्टडीज को अफोर्ड कर सकें। तो वो बच्चे जो इस वक्त एफएससी, आईकॉम, आईसीएस कर रहे हैं या फिर इस वक्त ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट होने के मरहले में है और वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो खुदा के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन की तरफ रिलाई मत कीजिए, उनकी तरफ मुड़कर मत देखिए। आप भी इस काबिल हो चुके हैं कि आप कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और अपनी जो स्टडीज है, अपनी जो आला तालीम है, उसका बीड़ा आप अपने कंधों पर उठा सकते हैं। ऐसे में कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं जो आप घर बैठकर या घर से बाहर निकलकर भी कर सकते हैं, इस पर हम आगे चलकर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बात करेंगे। भी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।
बैक वंस अगेन। शादियों का सीजन है पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे इस वक्त एशिया में मुझे नजर आता है, और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, वहां पर भी शादियां हो रही हैं। और जब शादियां होती हैं तो किसी न किसी शादी में कुछ ना कुछ अनोखा होता हुआ हमें नजर आता है। तो इंडिया का शहर है बेंगलुरु, वहां पर दुल्हे ने अपनी जो एंट्री डाली है वो बड़े ही मुनफरिद अंदाज में डाली है। रस्मी घोड़े और गाड़ी को छोड़ते हुए उसने अपनी बारात जो है वो उसके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर पर जाने का फैसला किया, जिसकी वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि बाराती जो हैं वो बेंगलुरु की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हुए नजर आते हैं। ये मुख्तलिफ आइडिया है जो कि किसी भी फैमिली की तरफ से अपनाया गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स है ना, या तो फिर लड़के का कोई बाइकों शाइकों का शोरूम होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में किराए पर तो मोटरसाइकिलें आ नहीं सकती। बहरहाल ये मुख्तलिफ आइडिया है। और फिर जैसे कि मैंने कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं वो खासी मुख्तलिफ हो गई है। लोग नए से नए ट्रेंड्स की तरफ जाते हैं। आजकल लाहौर का मौसम जैसा हमें नजर आ रहा है उसमें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स अपनी जो बारात है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स पर लेकर जाए। तो बेहतर यही है कि आप गाड़ियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी खवातीन ने जो मेकअप करवाया होता है वो 7-8 हज़ार का पार्टी मेकअप होता है। ऐसे में अगर आप उन्हें बाइक पे लेकर जाएंगे तो बाल जो है वो उनके ब्लास्ट हो जाएंगे, मेकअप जो है वो उनका उड़ जाएगा, और मर्दों को ठंड लग जाने का खतरा भी मौजूद है। बच्चे भी बीमार हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो शादी हम देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ मर्द हजरात ही बाइक चलाते हुए आपको नजर नहीं आ रहे, बल्कि जो औरतें हैं उस फैमिली की, उन्होंने भी इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो खुद चलाई है। लेकिन जो मैं पहले बात कर रही थी आपसे कि पता चले दूल्हा और दुल्हन जो है वो बाकी बारात बाइक्स पर लेकर जाएं और अगले दिन सबको उन्हीं की बाइक्स पर हॉस्पिटल जाने का जो है वो एक्सपीरियंस करना पड़े, चक्कर लगाने पड़े। क्योंकि अगर लाहौर में अगर आप हैवी बाइक्स या इलेक्ट्रिक बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली जुकाम, नज़ला, खांसी, बुखार, नमूनिया, ये सारी सिचुएशन जो है उससे आपको दो चार होना पड़ेगा। तो आप लोगों ने इस किस्म की बेवकूफ़ी से थोड़ा सा परहेज करना है अनटिल अनलेस मौसम जो है वो बहार का ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और शादी की वीडियो न्यूज़ है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि शादी जो है वो ढोल और बाजे के बगैर इनकम्प्लीट सी लगती है। गाना, शोर शराबा किसी शादी में ना हो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, लेकिन एक मुनफरिद खामोश बारात भी जो है वो रुनवा हो चुकी है। और ये हुई कैसे है वो भी आपको बताते हैं। इसमें हमने देखा कि जो इस बारात के शुरका थे, जो कि अटेंडेंट्स थे, वो जो है हमें नाचते हुए नजर आए। तो हमने ये देखा कि गुज़िश्ता दिनों ऐसी बारात निकाली गई है जिसमें बाराती हल्ला गुल्ला और डांस तो भरपूर कर रहे हैं, लेकिन मंजर बिल्कुल खामोश है। कोई ऑडियो नोट नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, कोई गाना नहीं है, किसी बाजे गाजे की आवाज नहीं है, बस वो मस्त होकर हमें नाचते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस अनोखे बारात की वीडियो जो है वो भी खासी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। और सिर्फ बारातियों ने ही नहीं बल्कि दूल्हा ने भी हेडफोन लगा रखा है। ताहम दूल्हे मियाँ जो है वो घोड़े पर सवार हैं, जबकि नीचे तमाम बाराती जो है वो डांस करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, इन लोगों ने किया ये है कि इन लोगों ने हेडफोन्स लगा लिए हैं, इन्होंने हेडगियर लगाए, हैंड्स फ्री लगाई हैं कि इनको सिर्फ खुद को पता चल रहा है कि ये कौन सा गाना है और वो किस गाने पर डांस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को नए अहद की खामोश बारात का जो है वो टाइटल दिया जा रहा है। और आइडिया उन्होंने एक फिल्म ए दिल है मुश्किल के एक सीन से निकाला है, जनरेट किया है, इनोवेट किया है। और वो जो वीडियो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस फिल्म में अनुष्का शर्मा जो थी वो एक नाइट क्लब में थी और रणबीर जो कपूर थे, रणबीर कपूर, वो भी उनके साथ इस सॉन्ग में हमें नजर आए और दोनों ने इंतहाई खामोशी के साथ डांस किया। और इस तरीके से उन्होंने अपना जो वो क्लब मोमेंट था इस मूवी का वो एंजॉय किया और लोगों ने तो शादी में इसे ट्रेंड ही बना लिया। लेकिन डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेंड है। और अगर आप अपने कजन्स के साथ एंजॉय करना चाहें तो घर में जो ढोलक मायूं मेहंदी के फंक्शंस होते हैं तब भी बड़ा हल्ला गुल्ला और एक नई रवायत जो है वो कायम हो सकती है, जिससे आपके जो नेबर्स हैं ना वो भी डिस्टर्ब्ड नहीं होंगे। तो शादियों का सीजन है, जमकर शॉपिंग कीजिए, लेकिन शॉपिंग के दौरान एहतियात भी कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि अगर आप मार्केट वगैरह जा रहे हैं तो गर्म कपड़े पहन के जाइए, क्योंकि शादी की शॉपिंग ही नहीं करनी, शादी भी तो अटेंड करनी है। और ऐसे में सूप्स का इस्तेमाल कीजिए, गरम गरम मशरूबात खाइए। जो मार्केट में मिलने वाली दूसरी चीज़ें हैं जिससे आपके गले शले ख़राब हो सकते हैं उससे थोड़ा सा आप लोगों ने अवॉइड करना है, क्योंकि ख़वातीन की तैयारी तो फिर देखने से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।